बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू दी पॉइंट में मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की के सफ़र में फिर से जंगी झड़पें ख़िते में चलना स्टार्ट हो गई हैं। अब वजह क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, मुझे ईरान मार देगा, शहीद हो जाऊँगा मैं। तो इतना ये क्यों स्टेटमेंट दिया। दूसरी जानब दोबारा से जो झड़पों का आगाज़ हुआ है, ईरान ने उर्दन में अमेरिकन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया है। दूसरी जानब अमेरिका भी पे दर पे हमले किए जा रहे हैं। फिर ये मामलात रुकते हैं और फिर ये मामलात आगे बढ़ जाते हैं। इस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल से लेके कराची बार के सर इलेक्शन होने जा रहे हैं। वजह क्या है, ये इलेक्शन होते हैं फिर कोई रुखना पैदा हो जाता है, फिर होते हैं, फिर मुलतवी हो जाते हैं। कल फाइनली इलेक्शन होने जा रहे हैं। चेमों गोइयाँ थी कि इलेक्शन का माहौल नहीं है कराची बार में, लेकिन बिल आखिर मैदान सज गया है जी। इस पर भी बात करेंगे और आगाज़ हम इससे करते हैं। हमें सीनियर जो कानूनदान हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं जूम वीडियो लिंक पर भी, और हमें ज्वाइन करेंगे ऑडियो पर भी। पहले मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान साहब। आप नौजवान माहिर कानून हैं। उसके साथ फॉर्मर प्रेसिडेंट सिंध हाई कोर्ट बार मोहम्मद सरफराज मेतलो साहब ने ज्वाइन किया है। दोनों मेहमानों को सर खुश आमदीद कहेंगे शो में। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। बहुत शुक्रिया खान अब्दुल गफ़ार खान साहब, नौजवान माहिर कानून। और फिर कल का इलेक्शन आपको क्या लगता है, कितनी तवक्कुआत हैं? क्योंकि जो प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं हम जरा उन पे बात कर लेते हैं। एक जानिब आमिर वराइच है, दूसरी जानिब वो GM कुरैशी साहब हैं। कौन स्ट्रॉन्ग है? हर कोई कह रहा है कि आई एम द बेस्ट। वो तो कल पता चलेगा हु इज बेस्ट। लेकिन आपको क्या लगता है कौन सा वो कैंडिडेट है जो वकला की इश्यूज को हल कर सकता है? देखें साजिद साहब, कैंडिडेट से इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको कितना मजबूत करते हैं, किन उसूलों के लिए बार खड़ी है, क्या बार की इंटेग्रिटी है, क्या दोस्तों का कॉन्फिडेंस है। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस हैं और हमें इंटरनल चैलेंजेस में एक लीगल चैलेंज ये है कि हमारे मुल्क में जो कानून काफ़ी वक्त से लेकर चला आ रहा है वो इनंडेटेड हो चुका है। वो आज के दौर के जो इक़दार हैं उसके हिसाब से सही पैमानों में लोगों को इंसाफ की फराहमी नहीं कर रहा। हमें इस चीज़ के लिए बार को हमेशा से मुनज़्ज़म रखने की ज़रूरत पड़ी है कि हमारे दोस्त वो आया A हो या B हो, हमेशा से इस पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल को, पॉइंट ऑफ कंटेंशन को लेकर चलें कि हमें कानून और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करनी है। साजिद भाई प्रेसिडेंट बने या कोई और प्रेसिडेंट बने उससे हमें सरकार नहीं है। वो हमारी इंडिपेंडेंट पर्सनल चॉइस ज़रूर हो सकती है, लेकिन जो चीज़ें एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन, एज एन एडवोकेट, एज ए मेंबर ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी देखने की हैं वो ये हैं कि क्या बार जो है पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी के लिए क्या डिलीवरेंस कर रही है। हमारे यहाँ इलेक्शंस होते रहते हैं, 12 लीडर्स मुंतखब होते रहते हैं। पूरे पाकिस्तान में इसी तरह का कल्चर है, बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल कल्चर होता है, कंटेस्टेड होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर हम रिजल्ट्स पर बात करें, अगर हम पाकिस्तान में आम इंसाफ को, जो आम इंसान को जो इंसाफ मिल रहा है उसकी क्वालिटी की बात करें, तो आपको एक पुअर परफॉर्मेंस नजर आती है, आपको एक बहुत संगीन सॉरी फॉर इंटरप्ट, रियली अप्रिशिएट खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। एक मेरा टेक्निकल सवाल ये है, एक साल बाद ये इलेक्शन गालबन होते हैं और फिर ये कैंसिल होना, फिर नई डेट का आना, एक उलझन सा माहौल था माजी में। अभी कल तो खैरियत से, मेरी बेस्ट विशेस हैं कि ये इलेक्शन खैरियत से हो जाए और एक नई क़यादत सामने आए ताकि वो इस लॉ के लिए आम आदमी को इंसाफ की फराहमी मिल सके आसानी से, और दीगर इशूज़ पे भी बात की जा सके या उन इशूज़ को हल किए जा सके। वजह क्या है कि ये इलेक्शन और वकला में जो एक इत्तेहाद था उसको किसकी नज़र खा गई खान साहब? देखें सर, इत्तेहाद तो तब भी मुमकिन रह सकता है कि जब हमारे कोई सेल्फ
इंटरेस्ट ना हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वकला भी इंसानों से ही जन्म लेते हैं, इंसान ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं सेल्फ इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट की जंग में आकर, सेल्फ प्रमोशन की जंग में आकर हम लोग बहुत सारे दोस्तों को नाराज कर बैठते हैं। कहने का ये मकसद है कि पाकिस्तान में अगर हम वाकईतन जो है वो लॉ रिफॉर्म्स की बात करना चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करना चाहते हैं, जुडिशल इंडिपेंडेंस की बात करना चाहते हैं, तो हमें इन तमाम पैटी पॉलिटिकल डिबेट से बाहर आना पड़ेगा और एक मुनज़्ज़म जामे हिकमत अमली से इलेक्शंस को कंडक्ट करके अपने जो है वो जो हमारा असल मिशन है उससे जारी करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन बहुत ही मुझे ये शर्मिंदगी होती है ये कन्फेस करने के लिए कि इलेक्शन में हमारे जो लीडर्स हैं, वो चाहे कोई भी हो, आकर बहुत बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब अमल करने की बात आती है तो आपको वो पैटी सेल्फ इंटरेस्ट से बाहर आते हुए नजर नहीं आते। अच्छा, यही पे ठीक है खान साहब, यही पे आप रहिएगा। सॉरी फॉर इंटरप्ट। मैं बैरिस्टर मोहम्मद सरफराज अली साहब के पास जाता हूं। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट सिंध हाई कोर्ट बार भी हैं, सीनियर कानूनदान है। सर खुश आमदीद कहेंगे सर सरफराज साहब। साजिद साहब थैंक शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। जी ऑडियो पड़ेगा प्रोड्यूसर सरफराज साहब की। सरफराज साहब मुझे ये बताइएगा, जब ये इलेक्शन हो जाएंगे और एक नई बॉडी आ जाएगी, सदर साहब आ जाएंगे इलेक्शन कराची बार के, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? लेट सपोज जीएम साहब आ जाते हैं, आमिर वलायत साहब आ जाते हैं या दीगर कोई आ जाता है, सबसे आते ही वो कहते हैं ना जंगी बुनियादों पर आप क्या करेंगे? देखिए, वकला बरादरी का एक नस्बल ऐन रहा है कि वो कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं, अपनी बरादरी के फलाह की बात करते हैं, और साथ ही साथ जो हमारी तालीम है वकला के, आने वाले वकला के लीगल एजुकेशन है, उसके ऊपर काम किया जाता है। हमारी 2-3 टीयर्स की बॉडीज होती है। एक हमारा ब्रॉडली मैं आपको बताऊं, हमारे जो बॉडीज हैं 2 हिस्सों में होती हैं। एक होती है बार एसोसिएशन, ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होता है। कोई इसकी अदरवाइज स्टेटरी सवाए इसके क्या एक एसोसिएशन है जिसको एक लाइसेंस मिलता है एसोसिएशन का, इसकी कोई और नहीं है। हम अपने खुद मुतय्यना बायलॉज बनाते हैं जिसके मुताबिक हम अपना अमल कराते हैं। दूसरी हमारी बॉडी है स्टेटरी बॉडी जिसको हम बार काउंसिल कहते हैं। सूबाई लेवल पे वो प्रोविंशियल बार काउंसिल होती है और वफाकी लेवल पे वो पाकिस्तान बार काउंसिल है जो हमारी अपेक्स बॉडी है तमाम वकला की पूरे पाकिस्तान में। ठीक है। हमारे प्रोफेशन को रेगुलेट फ्रॉम द लीगल एजुकेशन टू ग्रांटिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस अप टू द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज जो हमारे एसोसिएशंस की फॉर्मेशंस, उनको इलेक्शंस के कंडक्ट और उनको रेगुलेट करना, ये सारा बार काउंसिल का काम है। हमारी एसोसिएशंस अपने इलेक्शन सालाना बुनियाद पे खुद होल्ड करती हैं और ये मशल अपनी क़यादत की दूसरी आने वाली क़यादत को हैंड ओवर करके जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा कि कराची बार का इलेक्शन इस मरतबा तातुल का शिकार रहा, तो हमारी जो आउटगोइंग कैबिनेट थी वो इस मशल को पास ऑन करने में कामयाब नहीं रही। ठीक है, उसमें कोई वजूहत हैं, हम उसमें नहीं जाते, लेकिन अभी आप चूंकि पूरा पाकिस्तान दुनिया भर में आप लाइव आ रहे हैं, आप खुद फरमा रहे हैं, तो मैं अब 2 सवाल आपसे करूंगा वेरी इंपॉर्टेंट। कल फिर आपके प्रेसिडेंट आ जाते हैं, कल फिर वो साल गुजर जाता है लेकिन वो इलेक्शन टाइम पर करवाने में नाकाम रहते हैं, तो क्या फिर आप फिर भी साथ देंगे उनका? दूसरा मेरा आपसे सवाल यह है कि माजी में जो इत्तेहाद था, एक वकला तहरीक, मुझे वो भी याद है जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की क़यादत में अली अहमद कुर्द जैसे लोग उस वक्त के डिक्टेटर के लिए भी निकले थे, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए निकले थे। नाउ अ डेज वकला कॉम्प्रोमाइज हैं, इज इट ट्रू? देखिए, मैं आपकी पहली बात का पहला जवाब दूं। इलेक्शन में अगर मेरा कैंडिडेट इंशाल्लाह ताला कल जीतेगा और वो टाइम पे नहीं कराएगा तो हम उसकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। दूसरी बात, और इंशाल्लाह ताला मैंने खुद 2 इलेक्शंस खुद कराए हैं अपनी कैबिनेट को लीड करते हुए और मुकर्ररा मियाद के अंदर हुए और हमने मशल अपनी कैबिनेट आने वाले के हैंड ओवर की। दूसरी बात है, ये मैं साथ ही ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान के किसी भी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में मैं सबसे नौमर सदर था,
लेकिन 2 साल के अंदर हमने 86 फलाही मंसूबे वकला बरादरी के लिए मुकम्मल किए। ये भी एक रिकॉर्ड है, किसी भी बार के तारीख को आप उठा लें। मैं अब बताऊंगा, आपके अगले सवाल का जवाब दूंगा। जी जी। कि जो आपको नजर आती है कि बार डिवाइडेड है, और पहले वाली तहरीक चली, उससे पहले वकला ने कोई इतनी बड़ी तहरीक नहीं चलाई थी। 2007 वाली तहरीक उस वक्त तक सबसे बड़ी तहरीक थी। ठीक है। लेकिन 2007 के बाद उसके जो मुहर्रकात एक्सपोज हुए, आप चौधरी एजाज एहसन साहब की तकरीर जो उसने असम्बली के फ्लोर पे की, वो उठा के सुन लें। चौधरी मोहम्मद एहसन बून साहब जो इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं, उनका इंटरव्यू सुन लें। उन्होंने उन चीजों को, वक्त के साथ वो चीजें एक्सपोज हुई, जो पता चला कि ये 2007 में जो लॉयर्स मूवमेंट थी और जो उसके हीरोज थे, एक्चुअली इसके पीछे मुहर्रकात कुछ और थे। ठीक है। लोगों ने अपने अज़ाइम को हासिल करने के लिए वकला को अपनी इस्तेमाल किया, ईंधन के तौर पे वकला इस्तेमाल हुए, और उससे सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, एक जज एक दिन में पैदा नहीं होता, एक प्रोसेस है। तालिब इल्म से लेके उसको सुप्रीम कोर्ट के वकील तक की सनद लेना, उसके बाद उसको जज अपॉइंट करना, फिर जुडिशरी के प्रोसेस के अंदर से वो रिफाइन होता है। आपने कलम के स्ट्रोक से 100 से ज्यादा वकला को फारिग कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो आपके साथ हम आहंग नहीं थे। ठीक है। मैं अब इन चीजों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको उस तहरीक के बैकग्राउंड की बात मैंने आपको बताई। हाँ, आज वकला मेरे ख्याल में पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म है। और आपने देखा कि जब वकला ने बबरलो पे धरने की कॉल दी, तो पूरे पाकिस्तान में, ये 2007 से भी बड़ी हमारी तहरीक थी, आप देख लेते कि पूरे पाकिस्तान में वकला बरादरी एक आवाज थी। हालांकि ये काज सूबे सिंध का था बज़ाहिर, लेकिन वकला बरादरी चाहे लाहौर से हो, खैबर पख्तूनख्वा से हो, कश्मीर से हो, कोयटा से हो, सब एक साथ खड़ी थी। तो वकला बरादरी के अंदर कोई डिवीजन नहीं है। कहीं कहीं वो जो एक आप जिसकी भी बात कर रहे हैं, जो बबल लो पे आप लोगों ने धड्डा दिया, कहीं ये वो वजह तो नहीं है कि अब पता नहीं क्या है कि मुत्तहद नहीं हो रहे, सबके कुछ मफादात में कोई डिफरेंस आ गया है, एक पेज पे आप लोग नहीं आ रहे। एक कैटेगोरिकली बताएंगे कि इस इलेक्शन के बाद ये जो, वैसे तो आप वकला कहते हैं हम इलेक्शन तो लड़ते हैं लेकिन फिर हम सब एक हो जाते हैं, क्या इलेक्शन के बाद हुकूमत वक्त को जो आप 26वीं 27वीं तरमीम दीगर इशूज पे आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसके लिए कोई तहरीक चलेगी? देखिए, हमारा 26वीं 27वीं तहरीक, देखिए आपको इख्तिलाफ राय रखने का हक है। जो लोग 26वीं और 27वीं तरमीम से इख्तिलाफ रखते हैं, उन लोगों ने आज तक, क्योंकि मेरा पूरा ग्रुप, मैंने 3 इलेक्शन लड़ी हैं और आइंदा वक्त में हम लड़ेंगे। हमारा अपना एक नजरिया है, हमने जो नजरिया दिया हम उस नजरिए के साथ सच्चे खड़े हैं। जो लोग इस नजरिए के, उन्होंने जो दूसरा नजरिया दिया वो उसके साथ सच्चे नहीं खड़े, उन्होंने उसके ऊपर क्यों नहीं की, इलेक्शन जीतने के बाद इस क्यों नहीं की कि उनका जो जिस बात पे वो इलेक्शन लड़े, जिस मंशूर को उन्हें पेश किया, उसके साथ वो सच्चे नहीं खड़े हुए। लेकिन मैं एक बात आपको बताता चलूं, हम नुमाइंदे हैं, वकला बरादरी के नुमाइंदे हैं। हमारी अपनी राय एक फर्द की हैसियत रखती है। जो हमारे जमहूर की राय होगी वही हमारी इज्तिमाई राय होगी। अगर हमारा जमहूर चाहेगा कि एक रुख में चला जाए तो हम सब उसकी इज्जत करेंगे, उस बात को लब्बैक करेंगे। बेहतरीन सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। खान गफ्फार खान साहब, चूंकि आप मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि मैं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट सवाल करूं। चूंकि कराची की एक बिल्डिंग जिसका नाम नस्ला टावर था, आज आईनी अदालत ने एक तारीखी फैसला दिया, माजी के चीफ जस्टिस के फैसले को कलअदम करार दिया, उस फैसले को खत्म किया और उसको बता दिया कि वो फैसला गलत था। तो अब इतना बड़ा, वो कहते हैं ना, सवाल उठ गया कि ये फिर इतने बड़ी सीट पे बैठने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैसला दें और फिर दूसरे आके कुछ सालों बाद उस फैसले को कहे गलत था। मेरे सामने भुट्टो कत्ल भी है, तो फिर कब ये मामला बेहतर होंगे? आम आदमी का तो एतमाद ही उठ जाएगा कि एक जज साहब आके कहते गिरा दो, दूसरे कहते गलत गिराया। अब वो जो मकीन थे, कईयों को तो हार्ट फेल हो गए, कईयों की प्रॉपर्टियां जब्त हो गई, कई रोड पर आ गए। अब वो कौन नुकसान देगा? अब रियासत कहां खड़ी है? फिर आप लोगों पर तो सवाल उठेंगे ना कि ये हो क्या रहा है। खान साहब देखें साजिद भाई, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और ये आम लोगों की जो है वो सोच की अक्कासी करता है कि लोगों की लीगल सिस्टम के साथ जो है
जुडिशरी के साथ क्या उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। कहने का ये मकसद है कि कभी भी इंसान की जो इंडिविजुअल राय है वो कभी भी हतमी नहीं होती। ठीक है। आज अगरचे कानून का ये एक हिस्टोरिकल एक प्रैक्टिस रही है, ये प्रेसिडेंट रहा है कि अगरचे किसी वक्त में कोई जजेस किसी भी पॉइंट ऑफ लॉ पर एक ओपिनियन रखते थे तो उसे ये हमेशा के लिए यूनानिमस और लाइफ टाइम हक हासिल नहीं है कि वो पॉइंट ऑफ ओपिनियन जो है या पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा। तो वो हो सकता है, वो रिवोक भी हो सकता है, वो वापस भी लिया जा सकता है, उसमें अमेंडमेंट भी हो सकती है, उसमें दूसरी राय भी इख्तियार की जा सकती है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है वो ये है कि हमारे यहाँ जो भी किसी भी पावरफुल पोजीशन पर जाता है, वो चाहे चीफ जस्टिस हो या जज हो या प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या किसी भी इंपॉर्टेंट कानूनी ओहदे पर, वो अपना अपना इंस्टीट्यूशन, अपना किरदार, अपना कैलिबर बनाने के बजाय अपनी जाती राय को, अपनी जाती सोच को सब पर मुसल्लत कर देता है। तो फिर ये भी बताते चलें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है खान साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, फिर ये भी बताते चलें ये क्योंकि ये आपने कहा बड़े जब मनसब पर चले जाते हैं तो सब भूल जाते हैं, फिर जातियात आ जाती है, बैंक बैलेंस आ जाता है, अपने बच्चे नजर आते हैं, वो मनसब का जो मान सम्मान इख्तियारात सब खत्म हो जाते हैं। आप क्या एडवाइस करेंगे, कैसे सोसाइटी चेंज होगी? कल खान गफ्फार खान साहब बैठे होंगे जज की सीट पर, देन फिर वो भी शायद उसी ही लाइन में लगे हुए होंगे। देखें, जजेस की क्वालिफिकेशन, जजेस की इवैल्यूएशन और उनका किस तरह अपॉइंटमेंट होता है, इसका अक्सर नो जायजा लेने की जरूरत है। यहां तक कल तक ये प्रैक्टिस की जाती थी कि हाई कोर्ट के जजेस का इंटरव्यू भी नहीं किया जाता था, उनकी लिस्ट में जो नाम आ जाता था पिछले सेटअप में, अगरचे आपको जजेस फेवर करते हैं, चीफ जस्टिस फेवर करते हैं तो आप एलिवेट हो जाते थे। लेकिन मौजूदा सेटअप में अगर आपको एक पॉलिटिकल बैकिंग है, आपको सपोर्ट करने वाले पॉलिटिकल पार्टी में लोग हैं तो आप एलिवेशन में आ जाते हैं। लेकिन नई जो है वो पॉलिसी चेंज के बाद अभी एटलीस्ट हमारे पास एक इंटरव्यू का क्राइटेरिया आया है कि इंटरव्यू के बाद जो है वो फाइनल लिस्ट मुरतब की जाएगी। लेकिन मैं समझता हूं उसे मजीद इंप्रूव करने की जरूरत है। मजीद पूरी दुनिया में जिस किस्म की जो पॉलिसी है इस हवाले से, जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, उन्हें हमें कंसिडर करना चाहिए ताकि हम सिर्फ एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को जज नहीं बनाए बल्कि उस फर्द को जज बनने का हक है जो कि एक अच्छा इंसान है, जिसके पास विजडम है, जो कि दूर अंदेश है और वो अपने विजडम के तहत ना सिर्फ कानून को, बाकी जो मुल्क में चीजें भी उनके सामने आती सबको साथ लेकर चले ताकि कानून सबको जो है वो अकोमोडेट करने के लिए अपना एक फंक्शनल रोल अदा करे। लेकिन जो आज तक मैंने अपनी प्रैक्टिस में, अपनी जिंदगी में देखा है, तो कानून मुसलसल जो है वो आम लोगों को, लिटिगेंट्स को हर रोज हर बुनियाद पर जो है वो फ्रस्ट्रेट कर रहा है और फ्रस्ट्रेशन के सिवा ये सिस्टम इज सर्विंग नथिंग मोर देन द फ्रस्ट्रेशन। बेहतरीन, बेहतरीन, बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत शुक्रिया। नौजवान माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, ख्यालात का इजहार किया कराची बार के इलेक्शन के लिए, आपकी नेक ख्वाहिशात थी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मुतादिद अदवार आप खिते के देख चुके हैं, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स से लेके पूरी वर्ल्ड वाइड आप बहुत अच्छा तजिया देते हैं। हमारे उस्ताद हैं ज़ाहिर शाह साहब ने ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद कहेंगे शाह साहब शो में। अस्सलाम वालेकुम जी, साजिद साहब कैसे हैं? आपको वालेकुम अस्सलाम। ज़ाहिर शाह साहब, ये मैं ना मानूं, खित्ते में फिर से मामलात खराब हो गए। वो जो 3 जहाज़ों पर हमला किया ईरान ने, ईरान कह रहा है मैंने कब किया, और अमेरिका कह रहा है ये उसका रद्द अमल है, और फिर एक दूसरे पे ताबड़तोड़ हमले फिर शुरू हो गए। ये कब रुकेंगे मामलात? आपका तजिया क्या कहता है कि फिर किसी बड़ी जंग के लिए तैयारी पकड़ लें? पेट्रोल महंगा होगा, उसकी भी तैयारी पकड़ लें? साहब देखिए, अनप्रेडिक्टेबल हालात हैं। जैसे कि हम पहले भी कहते रहे हैं कि ट्रंप कभी जो है वो सेकंड के अंदर अपना माइंडसेट बदलते हैं, लेकिन इतना सादा मामला भी नहीं है। इसका एक बड़ी जंग करना मेरे ख्याल में सबको अब अंदाजा हो चुका है कि ना तो अमेरिका अफोर्ड कर सकता है और ना ईरान चाहेगा कि मजीद इस खिते के अंदर तबाही हो, ना दुनिया के दूसरे ममालिक चाहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से ईरान रिस्पॉन्ड कर रहा है, बहरीन, कुवैत और यूएई को टारगेट करेगा, मेरे ख्याल में मजीद प्रेशर बढ़ेगा। हाँ, एक चीज जरूर मुझे नजर आती है सिंबॉलिकली, जो शायद नेटो के
और यूरोपियन यूनियन के जो डेलीगेट से मिले हैं ट्रम्प, शायद एक थोड़ा सा लिटमस टेस्ट उनको देना चाहते होंगे। और जिस तरीके से जो नेटो के ममालिक हैं उनका स्टांस बदल रहा है ईरान जंग के हवाले से, वो भी एक सवालिया निशान जरूर है, बावजूद इसके कि ग्रीनलैंड को दोबारा टेक ओवर करने की बात ट्रंप ने की, बावजूद इसके कि पार्ट ऑफ द नेटो। लेकिन मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये थोड़ा बहुत क्लैशेस और अटैक्स होते रहेंगे। आपने देखा अभी दोबारा ट्रंप ने जो है ट्वीट किया है शायद कि ईरान ने उनसे राब्ता किया कि वो डील करना चाहते हैं। तो इस किस्म के बयान आप देख लें, विद इन पैसेज ऑफ टाइम, विद इन सेकंड्स चेंज हो रहे हैं। फिर एक बात सारी दुनिया को अब समझ आ गई है कि ईरान ने जितना रेजिलियंस शो किया है, जिस तरीके से आप देखें 9 दिन हो गए सैयद अली खामेनी साहब की जो जनाजा, उनकी तदफीन और उसके हवाले से जो रसूमात हैं, वो एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि न इजराइल जो है वो टारगेट कर सकता है इवन इस प्रोसेशन को, वरना मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को टारगेट किया जा सकता है। सेकंड थिंग इज, एक जरूर अमेरिका को जो खदशा है वो ये है कि अगर मिडल ईस्ट से वो निकलता है और यहाँ पे एक स्पेस बनती है, तो फिर क्या जो नेक्स्ट अलायंस के बारे में बात करते रहे, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, इजिप्ट और इवन अगर आपसे सऊदी अरबिया और कतर, तो ये एक ऐसा मतलब सेटअप बनेगा जो अमेरिका के लिए शायद काबिल कबूल इस लिहाज से नहीं होंगे, इसराइल के इंटरेस्ट जो है ना वो हिट होंगे। एक तो थ्योरी तो ये दी जा रही है। यहाँ पे सॉरी जायशा साहब, ये बड़े इंपॉर्टेंट मोड पे आप आ गए हैं। ये जो अमेरिकन एयर बेसिस हैं खिते में जिस पे ईरान हमले किए जा रहे हैं, चाहे वो बहरीन में, यूएई में, उर्दन में, ये क्या खत्म होंगे? क्या इस पे ईरान सक्सेस होगा कि इस खिते से अमेरिका को जाना पड़ जाए? और आपका तजिया क्या कहता है, ये जाएगा या कि ये चलता रहेगा मामला? और फिर वहां पे जो मकामी क्या हुकूमतें हैं, मिडिल ईस्ट की रियासतें, शायद वो तो चाह रही हैं कि अमेरिकन एयरबेसिस वहां पर हों। देखिए, मैं तो उसी तरफ आ रहा था कि अब अमेरिका को एज सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे नहीं लिया जा सकता, और जो R4 कंट्रीज के जो मीटिंग थी उसके अंदर भी बातें की गई हैं कि वो खिते की स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएंगे और उसमें ईरान की इन्वॉल्वमेंट बड़ी जरूरी है। अब देखिए, यूएई, बहरीन और कुवैत वो विजिबली नजर आते हैं कि वो ज़ायनिस्ट लॉबी और इजराइल के ज़ेरे असर काफी हद तक है, और यूएई बार बार यही बात कर रहा है कि जब तक सॉलिड गारंटीज नहीं होंगी यहाँ से मिडिल ईस्ट से, ये मिडिल ईस्ट की जंग और ईरान के खिलाफ हमले बंद नहीं होनी चाहिए, जो बड़ा मेरे ख्याल में एक सीरियस इशू है। यूएई जो जितने अमारातीज हैं उनको एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि उन्होंने रहना ईरान के साथ ही है, और ईरान ने जितना रेजिलियंस शो किया है, आप आसानी से ईरान को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। बेशक अगर आप बड़ी बमबारी भी करें, लेकिन उसके लिए भी क्या ट्रंप इस दफा कामयाब हुए हैं यूरोपीय ममालिक को जंग में धकेलने के लिए? बड़ा मुश्किल सा एक सवाल है। दूसरा देखिए, यूक्रेनियन और जो रशियन वॉर चल रही है, अगर ईरान सबड्यू करता है यूक्रेन को, पिछले 4-5 सालों में तो नहीं कर सका, तो यूरोप को फिर थ्रेट महसूस होगा। लेकिन बार बार रशिया ने भी एक मैसेज दिया है कि उसका कोई एम्बिशन नहीं है कि वो यूरोप पे जाके हमले करेगा, दे वांटेड टू लिव पीसफुली। अब आखिरी जो चीज है, मेरे ख्याल में अमेरिकन बहुत सारे जो बेसिस से हार्ड और जो टॉप मोस्ट इक्विपमेंट है, जो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है, वो इजराइल तल अवीव शिफ्ट होने शुरू हो गए हैं। और बड़ी रिपोर्ट यही आ रही है कि अब जो फॉरवर्ड बेस होगा मिडिल ईस्ट में अमेरिका का, वो इजराइल होगा। जॉर्डन आप देख लें, पहले से न्यूट्रलाइज और लिहाज से कमजोर सतह के ऊपर वो इनडायरेक्टली अलाय है इजराइल का। खतरनाक सूरत हाल तब पैदा होगी अगर तुर्की जो है ना वो रेजिस्ट करना शुरू करेगा इन लेबनान, इन सीरिया और इजिप्ट जो है वहां पे जो एक लिहाज से चीजें चेंज हो रही है। लेकिन पाकिस्तान का रोल लेबनान में बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितने जो ग्रुप्स हैं उनको इकट्ठा करने में। देखिए, लेबनानी जो यहाँ पे चीफ ऑफ स्टाफ आए थे, उनकी मीटिंग आसिम मुनीर साहब से हुई, और उसके बाद एक डिप्लोमेटिक एफर्ट ये भी की जा रही है कि लेबनान के अंदर, लीबिया के अंदर तमाम मुतहारिब ग्रुपों को इकट्ठा किया जाए। लेकिन एक चीज जरूर याद रखनी चाहिए, तुर्की जितना एग्रेसिवली स्टेटमेंट की हद तक तो मानते हैं कि वो इजराइल के खिलाफ दे रहे हैं, लेकिन अभी आपने देखा जब अमेरिका ने हमला किया ईरान के ऊपर और दोबारा ये जंग शुरू हुई, तो उर्दगान साहब और ट्रंप की मीटिंग जारी थी, बल्कि उसके दौरान हुआ। तो एक लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि कोई मैसेजिंग भी ट्रंप करना चाह रहे हैं कि वो बड़े इंपॉर्टेंट है फॉर नेटो, जैसे पहले वो बार बार। लेकिन मैं ये अभी भी समझ रहा हूँ कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो अमेरिकन पॉलिसी की है वो बड़ी खतरनाक है। और एक जो अभी नया शोशा आपने देखा कि इजरायली इंटेलिजेंस कह रही है कि ईरान ट्रंप को कत्ल करना चाहता है। मेरे ख्याल में ईरान का हक भी बनता है अगर वो उसको कत्ल भी करे। उसका रीजन ये है
कि जब आपने उनकी पूरी सुप्रीम लीडरशिप को उड़ा दी तो आप तो थ्रेट में होंगे, लेकिन क्या वाकई जॉन एफ कैनेडी की तरह ट्रंप भी जो है जॉन इस्लामी या AIFC का जो है वो शिकार बनेंगे? ये एक सवाल है जिसके ऊपर बड़ी हद तक जो है वो डिस्कशन हो रही है। क्या अगर जो अहदाफ इसराइल चाहता था हासिल नहीं कर सका अमेरिका और वो दोनों मिलके, तो क्या ट्रंप के लिए ये अब ना एक एंड कॉल है? पॉलिटिकल फ्यूचर तो उनका नवंबर तक अंदाजा हो जाएगा क्या बनता है, लेकिन क्या वाकई उनको इतना खतरा लाहक है जो कि इजरायली और मोसाद के इंटेलिजेंस नेटवर्क बता रहे कि, या वो वाकई इस चीज को स्टंट बना के कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है जो कि मेरे ख्याल में ट्रंप से वंस फॉर ऑल इस लॉबी को जो है निजात मिल जाए। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती सैयद ज़ाहिर शाह शाहिद साहब ने अपना कीमती मौक़िफ़ दिया। और साथ ही में ज्वाइन कर चुके हैं अजीज अहमद अवान साहब, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं एक्स-मैन सर्विस सोसाइटी के। सर खुशामदीद की अवान साहब शो में। अवान साहब क्या आप सुन सकते हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी, ऑडियो बढ़ेगा। अजीज अहमद अवान साहब मुझे बताइएगा, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके आज तक दहशतगर्दों के हमले तो जारी हैं, अलबत्ता हमारी फोर्सेस उनका कला कमा कर रही है। मैं तो वो एक वीडियो देख रहा था, एक वो बड़ी फेमस गेम है PUBG की तरह, उनको हम मार रहे हैं। अब आगे हमारे और कितने टारगेट्स हैं? और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एयर डिफेंस आसिम मुनीर साहब ने इतना बड़ा मार्का फतेह किया, अब आगे क्या आपको क्या लगता है कि ये खिते में जो सूरत हाल फिर से जन्म ले रही है, ये कब खत्म होगी? अवान साहब। बिस्मिल्लाह। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम एक अरसा दराज से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, ठीक है, और हमारे जो बहुत सारे लोग हैं वो अपनी जानों का नजराना पेश करके इस वतन के ऊपर अपनी जान कुर्बान करके चले गए। सिर्फ उनकी जाने का मकसद और उनकी कुर्बानी का मकसद एक ही था कि हमारे मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हो और हमारी आवाम महफूज रहे और हमारा मुल्क जो है वो मजबूत बने। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें बहुत सारी कामयाबियां हुई हैं। आपने KP में भी देखा, बलूचिस्तान में भी होता है, और कोई ना कोई वाकया हो जाता है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो अल्लाह के फजलो करम से दिन रात दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी जानों का नजराना भी पेश कर रहे हैं, उनको कमजोर भी कर रहे हैं, और आस्ता आस्ता उनकी तादाद भी कम हो रही है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारी पाक अफवाज के बहादुर जवान जो हैं, हमारी सिक्योरिटी इदारों के बहादुर लोग जो हैं, वो इंशाल्लाह दहशतगर्दी पे काबू पा लेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप बलूचिस्तान में भी और दूसरे इलाकों में भी बिल्कुल अमन देखेंगे और दहशतगर्दी जड़ से खत्म हो जाएगी। अभी है और जितनी है उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। देखिए, मसला ये है कि एक तरफ से हिंदुस्तान हमारे सर पे बैठा हुआ है, वो दहशतगर्दी गिराने के लिए अफगान सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है, और इस तरह से फिर दोनों मिलके जब इस तरह की हरकतें करते हैं तो फिर कोई ना कोई वाकया पेश आ जाता है। लेकिन बहुत सारी जगह से बहुत बड़े बड़े नुकसान जो हैं हमारे सिक्योरिटी इदारों के जवानों ने वो उनको अपने लोगों की कीमती जानों को बचाया है, और इंशाअल्लाह ताला ये मरला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये दहशतगर्दी खत्म नहीं होती। आपको लगता है दूसरा मसला रह गया DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो देखें उन्होंने कौम के आगे सारे हकायक रखे हैं और उन्होंने बताया कि हमने क्या कुछ किया है, क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, कौन कौन मुदाखलत कर रहा है, किसकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, और उन्होंने तो लोगों को बताया कि हमने क्या किया है, वहाँ पे कितना काम किया है, कितना कर रहे हैं, और किस तरह हम बलूचिस्तान को महफूज बना रहे हैं, और किस किस तरह की हमें मजम्मत का सामना है, और कौन सी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, और के पीछे ताकत कौन है। तो मैं समझता हूँ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो बिल्कुल हकायक पे थी, और उन्होंने बिल्कुल जो हकायक थे वो अवाम के सामने भी लेके आए, और इस अज़म का भी इजहार किया कि दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी ये जो कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, और हम इंशाअल्लाह ताला एक दिन इनको ख़त्म करके दम लेंगे, और हमारे लोग जो हैं वो महफूज होंगे, और हमारा वतन जो है दहशतगर्दी से एक मेरा ठीक है, एक आखिरी मेरा आपसे सवाल है अवान साहब, मुझे ये भी बताइएगा, कुछ हमारे नाकदीन अक्सर कहते हुए नजर आते हैं जी जेलों में जो कैद हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, उनको रिहा करें, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को ले आएं, फिर हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। इन स्टेटमेंट्स को कैसे देख रहे हैं, और बलूचिस्तान की जो सियासी सरफराज भुट्टी से लेकर दीगर जो क़यादत है वो कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जो है
सरफराज बुख्ती साहब, उन्होंने बड़ा काम किया और बड़ी दलेरी से काम किया और अपने सूबे के लिए वो अपनी जान तक लड़ाने के लिए तैयार हैं और वो दहशत गर्दों के सामने एक बहुत बड़ी सीसा फलाई दीवार बने हुए हैं। हम उनको अखराज तहसीन पेश करते हैं और बलूचिस्तान से दहशत गर्दी खत्म करने में उनका बड़ा एक अहम रोल है और वो सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़े हैं और वो समझते हैं कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बलूचिस्तान में अमन होगा और बड़े एक मुहिब वतन आदमी है और उनके अंदर बड़ा एक जज्बा है अपने सूबे के लिए भी और बड़ा वो काम करते हैं। मैं कहता हूँ उनको जितना भी अखराज तहसीन पेश किया जाए कम है। बाकी रह गया मसला ये जो जेलों में बैठे हुए जिनकी आप बात कर रहे हैं, देखिए पहली बात तो ये है कि किसी के ऊपर कोई सियासी केस तो है नहीं कि कोई कहे कि हमें हमारे ऊपर सियासी केस है तो हमें निकाल दें। इनके ऊपर करप्शन के केस हैं, ये अदालतों में जाएं, अदालतें इनको बरी कर देती हैं तो आ जाएं, अगर नहीं बरी करेंगे तो इनको सजा मिलेगी। अब आप कहें कि 9 मई के मुल्जमान को हम निकाल दें बाहर, तो वो किस तरह निकाल दें? क्या 9 मई कोई सियासी एजेंडा था? क्या 9 मई को अपना हमारे किन किन दफातर के ऊपर, किन किन जगह के ऊपर हमारी अजीम यादगारों को जो है वो नहीं खत्म किया गया? तो ये मुकदमे कैसे खत्म हो सकते हैं? जो अदालतों से खत्म हो सकते हैं, ये अदालतों में जाएं, अगर ये अपने आप को मासूम समझते हैं तो वहाँ अपने आप को इनोसेंट साबित करें और वहाँ से बरी हो जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अजीज अहमद अवान साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया और बिल्कुल जी सही सिमत मुल्क जा रहा है और फिर हम कोशिश करते हैं कि ख़ित्ते की सूरत हाल से लेकर कराची से इस्लामाबाद की सियासत में क्या हो रहा है, बात करने के लिए इस वक्त एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है। आप जी मुशीर बराए सियासी उमूर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न, माहिर कानून काजी अदील फारूक साहब ने ज्वाइन किया। काजी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। वालेकुम अस्सलाम। ऑडियो बढ़ेगा। काजी अदील साहब पहले ज़रा एक मैं चाहूँगा क्योंकि आप माहिर कानून भी हैं, कल कराची बार के अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन हो जाएं, आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? आमिर नवाज वड़ाइज, GM कुराई या दीगर लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम ये समझते हैं कि कोई भी अगर जीतता है तो ये जीत जमहूरियत की होती है और यहाँ पे ये जो वकला का इलेक्शन होता है एक दोस्तों का इलेक्शन होता है। हम में से वो लोग जो वेलफेयर ऑफ द बार करना चाहते हैं, जो अपना एक किरदार अदा करना चाहते हैं, जो वकला को लीड करना चाहते हैं, जो वकला के मसाइल को हल करना चाहते हैं, उसमें अगर कोई भी जमहूरी तरीके से ग्रुप को जीत जाता है तो ये सबकी फतह होती है। मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे और इसमें जो भी आएगा वो इस चीज पे ज्यादा फोकस रखेगा कि हमें जो है रूल ऑफ लॉ के लिए और जो हमें जिस चीज का मैंडेट दिया जाता है वेलफेयर ऑफ द बार, उसके लिए हम अपना क्या किरदार अदा करते हैं, वकला की जिंदगियों को आसान बनाने के लिए हम क्या जो है उनको रोजमर्रा अदालतों में जो लोग आते हैं जो। अच्छा, मेरे दो सवाल हैं अदील साहब आपसे, सॉरी फॉर इंटरप्ट, दो मेरे आपसे सवाल है। चूंकि आप जो हैं आप मुशीर बराए आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म, मतलब बहुत बड़े रैंक पर आप ओहदे पर हैं, और फिर वो कुछ दिन पहले वो जो एक कमेटी बनी, वहाँ के हालात बड़ी रावला कोट से लेके बड़े ख़राब थे, कुछ लोगों को सड़कों पर लेकर आए। कुछ लोगों का कहना है कि ये आप लोगों का फेलर है कि वो लोग सड़कों पर आए, क्या कहेंगे? देखिए, चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत थी और इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर फैसल मुमताज राठौर साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। अभी चूंकि इलेक्शन अनाउंस हो गए, 27 जुलाई को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, पहली दफा आज़ाद कश्मीर में परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शन होंगे और मैं जाती तौर पर समझता हूँ जितने भी सियासी मामलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की और बतौर पार्टी बड़ी क्लियर पॉलिसी है। जो उनके पास मैंडेट था वो आपने देखा, बिलावल साहब ने जो बात की बिल्कुल मनोवान, इसी तरह आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने जो इनके इख्तियार में था इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और किया 100% जो हमारे इख्तियार में था। उसके बाद भी हम ये समझते हैं कि कोई अगर अपना एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता है तो उसके पास ये बिल्कुल ओपन फोरम मौजूद है कि वो सियासी जमात बना के सियासी तरीके से जमहूरी निज़ाम के जरिए आए और वो बिल्कुल अपना जो भी उसका मंशूर है उस पर अमल दरामद कराए। अगर वो ये समझता है कोई के चंद लोग जत्थे की बुनियाद पे या इस बुनियाद पे कि हम आके बैठ के रियासत को यरमाल बनाने की कोशिश करेंगे और अपना एक एजेंडा, तो मैं समझता हूँ ये इस तरह का मिजाज ना कभी कश्मीरियों का रहा है
ठीक है। और ना मैं समझता हूँ बड़े समझदार लोग हैं, इंशाल्लाह ये मामला भी आप देखेंगे आदिल, कि बहुत ठीक है, अच्छे तरीके से हल हो जाएगा। आदिल साहब आप लाइन पर ही रहे। एमक्यूएम के फॉर्मर एमएनए साजिद अहमद खान ने ज्वाइन किया। साजिद साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। ऑडियो बढ़ाएगा साजिद साहब की। साजिद साहब वो अभी वो पीपल्स पार्टी के वुजरा के वीडियो स्टेटमेंट चल रहे हैं, मरसू मरसू सिंधु न डेसू, हम दरिया नहीं देंगे। एमक्यूएम पे ये इल्जाम लगता रहा है, बिलावल साहब भी कह रहे हैं अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो हुकूमत छोड़ दें। आप दरिया के लिए आवाज नहीं उठाते, हुकूमत में बैठने का कोई जवाब नहीं है, फिर आप चले हैं सिंध हुकूमत के लिए रैलियां निकालने, एहतजाज करने। कोई सही सिमत में आप लोग जा नहीं रहे, ये हुकूमत वक्त कह रही है, तो फिर आप भी वो मरसू मरसू वाली रैली निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं साजिद साहब? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, बिलावल साहब का हमें ये कहना कि इस्तीफा दे दें, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा का बल्कि ये कहना कि एमक्यूएम के अरकान वज़रा इस्तीफा दे दें, तो ये सवाल हम पर उठता नहीं है ना। अच्छा, वो इसलिए कि इस वक्त सिंध में गवर्नमेंट इनकी है और सिटी नाजिम, सिटी पूरा इनके हाथ में, सिटी नाजिम मेयर कराची इनका अपना है, ठीक है ना। 5-6 टाउन में इनकी टाउन नाजिम हैं बाकायदा तौर पर, ठीक है ना। 28 तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात वफाक से डिवॉल्व होकर सुबह के पास आ गए। तो इख्तियार, पैसा, ताकत, क़ुव्वत सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद पास है ना। अच्छा, जब सब कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है और फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में कुछ ना कर पाए, हैदराबाद में कुछ ना कर पाए, बल्कि इंटीरियर सिंध का भी आप हाल देखना, चंद थोड़ी देर कराची को थोड़ी देर में हटा दें आप, तो आप हैरान हो जाएंगे कि सिंध भी 18 साल में जो इस वक्त सिंध की पोजीशन है दुनिया जानती है। आप वहाँ चले जाएं, स्कूलों का हाल देख लें, आप ट्रांसपोर्ट का हाल देख लें, ठीक है, आप हॉस्पिटल्स का हाल देख लें। साजिद साहब स्ट्रांगली एग्रीड, सॉरी फॉर इंटरप्ट, स्ट्रांगली एग्रीड, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जो आप लोगों के बुलंदोबाज नारे थे कि हम गवर्नर को भी वापस लाएंगे, हम नया सूबा भी बनाएंगे, हम मेयर को भी हटवा देंगे, वो आपकी कोई चीज पूरी नहीं ना हुई ना। अच्छा देखें, एक सियासी जमात अपने गोल्स और टारगेट सकती है, ठीक है, और उनको अचीव करने के लिए हर तरीक़ेकार और एंगल एंगल से चलती है, ठीक है ना। हर एंगल, हर तरीक़ेकार को कोशिश करती है अपनाएं और अपनी बात गुजर से मनवा लें, ठीक है ना। अच्छा, एमक्यूएम ने अगर सूबों का मुतालबा किया तो गलत मुतालबा था, इतना आईनी मुतालबा ही, ठीक है ना। और पाकिस्तान की आबादी इस वक्त कितनी है? 25 करोड़ के करीब आबादी है। सूबा सिंध पर जो पब्लिक इस वक्त आवाम का जो लोड है, तो तकरीबन पब्लिक जो अगर 5, 6, 7 लीगल तो 4-5 करोड़, लेकिन इलीगल तो बहुत ज़्यादा। जैसे कराची की आबादी 3-3.5 करोड़ की आबादी है लीगल जो है, और सिंध और कराची, हैदराबाद, सिंध की पूरी इंटर सिंध की पूरी आबादी को हम प्लस कर ले तो ये आबादी कहीं जा रही 7 करोड़ पर। 7 करोड़ पे 1 CM, 1 IG, सही ना, और इसी तरह मुख्तलिफ इदारे जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, सूबे बनने से वफाक मजबूत होगा और मुल्क तरक्की करेगा ना। ये तो एक फार्मूला है दुनिया में। आप इंडिया में जाएं, 1 करोड़ की आबादी होती किसी टाउन की, वहाँ के लोग कमीशन बना हुआ है, कमीशन के पास जाते हैं एप्लीकेशन लेके, और थोड़ी से मेहनत के बाद वो सूबा बन जाता है। तो इतना ये रॉकेट साइंस क्यों बना दिया, या इतना इसको ये तस्वुर, सूबे को क्यों तस्वुर किया जाता है कि ये कोई मुल्क मांग रहे हैं? पाकिस्तान के डोमेन में रहते हुए सूबा मांग रहे हैं, ठीक है ना। अगर कोई सिटी गवर्नमेंट की कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो ये तो मुतालबा आएगा ना, मिसाल के तौर पर। सही कहा हुकूमत, लेकिन उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए सूबाई असेंबली में, वो कानूनी लवाजमात हैं, ऐसे तो बन नहीं सकता ना सर। वही तो 28 तरमीम आ रही है भाई, जो 28 तरमीम के हमारी कोशिश ये है कि हम ये चीज़ डालें, ठीक है ना। आबादी यहाँ बुरा हाल है, सड़कों का निज़ाम देख लें, लोगों का आप हाल तो देख लें, पानी का कोई तफसील। चले, अभी आप लाइन पे ही रहिएगा। मैं अदील, चूंकि माहिर कानून भी और पीपल्स पार्टी लॉयर से आपका ताल्लुक है, अदील साहब आप लोग ना अहल हैं, आपसे ना कराची चलता है ना सिंध चलता है, कंटिन्यूसली आप 18-20 साल से हुकूमत में हैं, माजी में भी रहे। वजह क्या है कि ना शहरी अवाम आपसे मुतमईन है, ना देहात के लोग आपसे मुतमईन हैं, वोट भी आपको ही मिलता है, हुकूमत भी आप बनाते हैं, लेकिन ये जो ओपोजिशन का जो आप पर वार होता है, ना सड़कें बेहतरीन हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हेल्थ का निज़ाम, आप लोग बड़े बुलंदोबाद दावे किया करते थे। मुतादिद ऐसे सिंध के तहसील हैं जहां पर बदकिस्मती के साथ हॉस्पिटलों में इक्विपमेंट तक नहीं है। अभी साजिद साहब ने भी आप पर यही इल्ज़ाम लगाया है
तो फिर जब नहीं चल सकता तो फिर इसके सूबे बना दें, 1 यूनिट बना दें, 3 यूनिट बना दें, 4 यूनिट बना दें। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपकी आवाज मुझे नहीं सही आ रही, मैं इनको सुन नहीं सका सही तरीके से। आदिल साहब, मैं ये कह रहा हूं अगर आपसे नहीं सूबा चल रहा तो फिर इसके 3-4 सूबे बना दें, फिर आपका जो हिस्सा होगा आप वही हुकूमत कर लीजिएगा, सूबा आपसे नहीं संभला जा रहा। देखें, बात यह है कि ये तो हमेशा से उन लोगों की एक खास लॉबी की जो एक बटन ऑन करते हैं ना, उनकी एक ख्वाहिश रही है कि सिंध की तकसीम की बात करते हैं। जब इस तरह की कोई बात आती है तो सिंधी महाजर की बात करते हैं। नहीं, हम आप पंजाब में भी तो तकसीम की बात करते हैं ना आदिल साहब। परफॉर्मेंस की बुनियाद पे इस वक्त सिंध असेंबली की सबसे बड़ी सियासी जमात है, और आप समझे हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। आप देखें गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोग एतमाद इसलिए करते हैं, चाहे वो शहरी इलाकों के हो या देही इलाके के हों, वो इसलिए एतमाद करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मसाइल को हल करती है जो हमारे सूबे के जितने भी, मैं ये नहीं समझता कि हमने 100% खता कलामी के लिए माजरत जान के मांगता हूं आदिल साहब, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की सीटों से लेकर महकमा एजुकेशन के जो सैनिटरी वर्कर से जो ईसाई क्रिश्चियन भर्ती हुआ करते थे वहां पे मुसलमान भर्ती हुए। जमातों को हमें कम से कम मिलजुल कर एक प्लेटफॉर्म पर यकजा होकर सिंध के मसाइल पे कंस्ट्रक्टिव तनकीद करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपना जो है ना वो एक मखसूस एजेंडा हमारा उसके पीछे हो और फिर हम जो है किसी सियासी जमात को और सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को और ये कहें कि जी सिंध को तकसीम कर दिया। ये लोग चाहते हैं वो कभी भी उनका ये मकसद कामयाब नहीं होगा, ना वो कामयाब हो सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे अवाम कल भी एतमाद करती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे आज भी एतमाद करती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आप देखेंगे कि पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएगी। और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, मर्द और आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो क़यादत है, शुरू से वो कराची के मसाइल हों, सिंध के मसाइल हों, वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे होते हैं। और सिंध हुकूमत ने जो उसका बेहतर से बेहतरीन कारकर्दगी थी, आप देखें बाकी सूबों से आप उसका मुआवजा कर लें, आप देखें ग्राउंड पे भी देखें ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत। मैं आदिल साहब एक क्योंकि टाइम कम है ना, आदिल साहब सवाल तो ले लें। मेयर रहे यहाँ पे, जिनको एमएनए यहाँ से 20 रहे, एमपीएस रहे, आपने उनसे कभी नहीं सवाल किया कि यहाँ उनने क्या परफॉर्मेंस दी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस तरह ये कहना कि आप जो है वो सिंध की तकसीम इस तरह ब्लैकमेलिंग का एक एजेंडा लेके आप कहेंगे करवा लेंगे, तो कभी भी ये सिंध की आवाम चले फिर आप लाइन पर, अगर आपने कोई तब्दीली लानी है आप आए, अवाम में वोट लेकर आए, आप 2 तारीख से इधर आए, अपना चीफ मिनिस्टर बनाए, आगे आप बात साजिद साहब, आप तो एतमाद नहीं करती। चले आगे आदिल आगे आपका साजिद आप लाइन पर हैं। आपने सुनी गुफ्तगू के वो कह रहे हैं कि ये आपके मकसद कामयाब नहीं होंगे, ये मरसू के मामला चलते रहेंगे, सिंध की तकसीम नामंजूर। अच्छा देखें, यही मतलब ये डुअल स्टैंडर्ड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, वो खुद इस चीज़ में इंटरेस्टेड थे कि भी पंजाब में सूबे बनने चाहिए। एक तो मुल्तान, ये जो सराइकी बेल्ट है पूरी, भावलपुर है, 3 से 4 सूबे पंजाब के होने चाहिए। अच्छा, पंजाब में सूबे इसलिए बनने चाहिए कि पीपल्स पार्टी हुकूमत वहाँ नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत वहाँ होती तो फिर ये सूबे की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। और करारदाद बाकायदा तौर पर कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आई थी सूबों को, ठीक है। लेकिन सूबा एक आईनी कानूनी मुतालबा है, कोई नाजायज मुतालबा नहीं है, कोई गलत मुतालबा नहीं है। हाँ, ये बात आप उस वक्त करें कारकर्दगी की, अगर मिसाल के तौर पर इस वक्त पंजाब के अंदर मुस्लिम नून की जो इस वक्त CM है मरियम नवाज साहबा भरपूर काम कर रही हैं, मतलब वो भी तो एक गवर्नमेंट है। आप कोई ना कोई रोजाना विजिट कर रही हैं, किसी न किसी नए प्रोजेक्ट की ओपनिंग करती हैं, सड़कों के जाल वहाँ बिछा के रख दिए उन्होंने, लगता है सारे काम वहाँ खत्म हो गए हैं, इतना काम कर रही हो, ठीक है ना। हॉस्पिटल्स के आप वहाँ हालात देख लें। कोई छोटा सा वाकया हुआ अभी कुछ दिन पहले, जो सैवरेज का कवर नहीं था मैनुअल का, उस पर बच्चा गिर गया था, कितना जबरदस्त स्टैंड लिया था उन्होंने। फिर अभी कुछ दिन पहले
पतंगबाजी के हवाले से उन्होंने छूट 3 दिन की छूट, 1 दिन की छूट दी थी, फिर 3 दिन की छूट दी। उसके इंतजाम देखे थे आपने? बाकायदा ड्रोन्स में विजिट कर देख रहे थे कि कोई किसी को डोर कट जाए। पुलिस वहाँ एक्टिव थी, डीसी एसी एक्टिव थे। इस तरह मैनेजमेंट चलाई जाती है। अब नाराज होने वाली बात नहीं है, मतलब ये मेरे भाई नाराज हो रहे हैं, नाराज नहीं हो, आप परफॉर्मेंस देना। आप देखिए ना, पंजाब गवर्नमेंट की अभी कोई क्या कहते हैं, पंजाब के अंदर किसी मुल्क के क्या कहते हैं अपना सफारतकार आए थे, उन्होंने तारीफ की, ठीक है, उनकी वर्किंग की तारीफ की। तारीफ तो वो होती है, अपने मुंह से तारीफ नहीं होती, तारीफ ये होती है दूसरा करे तारीफ। मिसाल के तौर पर एमक्यूएम ने जब एमक्यूएम बलदियाती निज़ाम था मुशर्रफ के ज़माने में, असल में तो डिक्टेटरशिप ही ने हमेशा पावरफुल किया ना इस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को। ओके, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। इस उम्मीद के साथ मेरा मुख्य आबाद रहे। मुझे साजिद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।